Hello, students. So, from today onwards, we are going to start the eighth poem from your textbook Beehive, that is On Killing a Tree, which is written by Kev Patel. So, in this poem, the poet is trying to explain that whenever we hear of cutting down of trees, okay, generally people cut the trees to collect woods and to like reuse the wood in some or the other way. So poet is trying to explain us that when we cut a tree, we are just cutting a tree. We are not killing a tree. Okay, killing a tree is something different than cutting down the tree. When we think that like once a tree has cut down, then it is dead. No, the tree could not be killed just by cutting down. Okay, so we'll just see what the poet has to tell about killing a tree, how we could kill a tree. Because when we cut down a tree, we are just cutting it down, we are not killing it. And here, poet is like poet is trying to explain us that tree have their own lives and we have no right to kill anything or kill anyone or kill any living creature. So here it is trying to tell that cutting down of tree is very easy, but killing a tree is that difficult. And we should not kill a tree, neither we should cut down the tree. So now let's begin with the poem. You must have observed people cutting down trees, but can they kill a tree? Is it so easy to do so? Let's read the poem and find out what the poet says on killing a tree. सो नाउ जब हम ऑब्जर्व करते हैं लोग ट्री कट डाउन करते हैं, लेकिन क्या वो ट्री को किल कर रहे हैं या क्या ये इतना आसान है ट्री को किल करना, राइट? सो अभी हम पोएम रीड करके देखते हैं व्हाट पोएट हैज टू से अबाउट किलिंग अ ट्री. So I want you all to concentrate on each and every word given here. It takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon the crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. So, in the first stanza, poet is telling that it takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. So, poet कह रहे हैं कि ट्री को किल करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है. नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ. जैब ऑफ नाइफ मीन्स नाइफ से हिट करना, जैसे कि हम कुल्हाड़ी से ट्री को काट देते हैं, ठीक है. तो पोइट कह रहे हैं कि सिर्फ उस तरीके से जब नाइफ से हिट होता है ट्री, तब ट्री की डेथ नहीं होती है, ट्री किल नहीं होता, वो सिर्फ कट होता है. अब फर्दर पोइट बता रहे हैं कि क्यों सिर्फ जैब ऑफ नाइफ से ट्री का डेड नहीं होगा, बिकॉज इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ. पोएट कह रहे हैं कि जो ट्री ग्रो हुआ है वो बहुत साल उसे लग गए धीरे धीरे अर्थ को कंज्यूम करते हुए, ठीक है. राइजिंग आउट ऑफ इट, कि अर्थ के अंदर से वो बाहर निकल रहा है अर्थ को कंज्यूम करते हुए, अर्थ के सॉइल के थ्रू, ठीक है. और वो जो ट्री है वो अर्थ के ऊपर ही नहीं है, अर्थ के अंदर से वो राइज आउट हो रहा है. फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट. क्रस्ट मतलब जो कवर लेयर, जो अपर लेयर होता है अर्थ का. दैट इज पोएट कह रहे हैं कि अर्थ के अंदर से ट्री जो है वो बनना स्टार्ट हुआ है, और जो क्रस्ट है, जो जो अपर लेयर है, जो हम यूज करते हैं, जो हम रहते हैं, वहां पर वो आया है, ठीक है. अर्थ को फीड करते हुए वो बड़ा हो रहा है. एंड अब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर. और कह रहा है कि सालों से वो सनलाइट, एयर और वाटर को एब्जॉर्व करते हुए आ रहा है, तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अर्थ के अंदर, जैसे कहते हैं ना कि डाउन टू अर्थ, कि अर्थ क्रस्ट से, अर्थ के अंदर की लेयर से ट्री जो है ग्रो कर रहा है, ठीक है. एंड सालों से वो सनलाइट, एयर, वाटर को कंज्यूम करते हुए इतना बड़ा है, इतना बड़ा हुआ है. एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स. नाउ लेप्रस, लेप्रस मीन्स रूट्स. जो ट्री की रूट्स होती है वो क्या है, वो हाइड है, दैट इज हिडन है. कहाँ हिडन है? अर्थ के अंदर. आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स. स्प्राउटिंग मतलब जो लीव्स बनते हैं, जो जो लीव्स उगते हैं ट्री के ऊपर,
सो पोएट कह रहे हैं कि जो रूट्स हैं अर्थ के अंदर से, जो ट्री के रूट्स हैं, वो रूट्स की वजह से ही इतना ऊंचा ट्री बन रहा है और उसके ऊपर नए नए लीव्स स्प्राउट हो रहे हैं। तो जो ट्री इतना स्ट्रांग है, इतना अंदर से इतने सालों से वो सनलाइट एयर वाटर कंज्यूम करते हुए आया है, तो सिर्फ सिंपल जैब ऑफ नाइफ से ट्री किल नहीं हो सकता है। So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature buds, which, if unchecked, will expand again to former size. So further poet कह रहे हैं, so hack and chop, ठीक है, आपको उसे हैक करना है, उसे चॉप करना है, पूरी तरीके से उसे रफली कट करना है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हमें उसे रफली कट करना पड़ेगा ट्री को, बट स्टिल दिस अलोन वोंट डू इट। सो पोएट कह रहे हैं कि सिंपल जैब ऑफ नाइफ से ट्री किल नहीं होगा, अगर हम हैक एंड चॉप करेंगे, दैट इज बहुत रफली उसे कट करेंगे, तब भी ट्री किल नहीं होगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, तो वो कह रहे हैं कि ऐसे करने से ट्री को बहुत ज़्यादा पेन नहीं होगा। The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs. So further poet कह रहे हैं कि the bleeding bark will heal. ब्लीडिंग बार्क मतलब वो टहनी ट्री की जो कट हो गई है वो ब्लीड करिए, जैसे कि पोइट कंपेयर कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग से कि कहीं पर अगर हमें कट जाता है तो क्या होता है, हमें ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो हील होके वापस से नॉर्मल हो जाती है पहले जैसा, राइट। सपोज कि हमें कहीं पर फिंगर पे कट आ गया है, उससे क्या होगा, हमारी फिंगर में ब्लीडिंग होगी, लेकिन थोड़े टाइम बाद हमारी फिंगर हील हो जाएगी, और हील होने के बाद क्या होगा, वापस पहले जैसी हो जाएगी। तो वही चीज़ पोएट्री के लिए भी कह रहे हैं, जो ब्लीडिंग बार्क है, मतलब जहाँ से कट गया है, ऑल हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन वो ब्लीडिंग हो रही है ट्री को भी, हमें विजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो हील हो जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, कि ज़मीन के पास से जहाँ से ट्री को कट किया गया है, वहीं से दोबारा से क्या होगा, विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, ट्विग्स मतलब टहनियाँ। तो कह रहे हैं कि आप काट दोगे ट्री को, लेकिन वो ट्री दोबारा से हील होगा और दोबारा से नई टहनियाँ जो है ट्री की वो निकलेगी। मिनिएचर बॉक्स, मिनिएचर मतलब स्मॉल, बॉक्स मतलब जो ट्री के ब्रांचेस होते हैं, जो टहनियाँ होती है ट्री की, ठीक है। इफ अनचेक विल एक्सपैंड अगेन टू फॉर्मल साइज, अगर कह रहे हैं कि अगर उन्हें चेक नहीं किया गया या उन्हें बढ़ने से नहीं रोका गया तो दोबारा से पहले जैसे बड़ा ट्री बन जाएगा। सो इस सेकेंड स्टैंजा में पोएट कह रहे हैं कि अगर हम ट्री को हैक एंड चॉप करेंगे तभी ट्री किल नहीं होगा, ना ही इसे ट्री को ज़्यादा पेन होगा, लेकिन जो ब्लीडिंग बार्क होगा ट्री का, ठीक है, जहाँ से ट्री को कट कर दिया गया है, वो दोबारा से हील हो जाएगा, और ग्राउंड के पास से, जमीन के पास से दोबारा से नए ग्रीन ट्विग्स राइज होंगे, ठीक है, और अगर हम उन्हें बढ़ने से नहीं रोकेंगे तो फिर से वो पुराने जैसे साइज में कन्वर्ट हो जाएंगे। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, इट इज टू बी रोप्ड, tied and pulled out, snapped out. अभी तक तो पोएट बता रहे थे कि ट्री कट करने से भी वो नहीं मरेगा, नहीं किल होगा, लेकिन अब पोएट बता रहे हैं कि ट्री को अगर किल करना है तो क्या करना है, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, जैसे कि स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टैंड पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि रूट है डाउन टू द अर्थ। सो कह रहे हैं कि अगर ट्री को किल करना है तो ज़रूरी है कि उसकी रूट्स हमें खींच कर निकालनी पड़ेगी, सिर्फ ट्री को कट करने से ट्री किल नहीं होगा, बल्कि उसकी जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो हमें निकालनी पड़ेगी आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। एंकर क्या होता है, एंकर जनरली जो शिप्स और होते हैं उन्हें रोकने के लिए जो पानी के अंदर डालते हैं, स्लाइटली यू शेप का होता है, वो क्या करता है, शिप को पानी के अंदर होल्ड करके रख लेता है, इतना होल्ड करके कि शिप मूव नहीं कर पाती है। तो उसी तरीके से पोएट कह रहे हैं कि जो ट्री के रूट्स हैं वो एंकर का काम कर रहे हैं अर्थ के अंदर, कि वो जड़ें इतनी मजबूत है कि इतने बड़े ट्री को वो रोक के रख रही है, होल्ड करके रख रही है। तो इस वजह से जो अर्थ है उसके अंदर से रूट्स को निकालना पड़ेगा, तभी ट्री किल होगा। इट इज टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट। अब वो कह रहे हैं इट इज टू बी रोप्ड, रोप मतलब जनरली कहते हैं कि जिसे रस्सी से बांध देते हैं,
उन्हें निकालना होगा, उन्हें बांध कर रखना होगा, ठीक है, ताकि वो दोबारा से स्प्रेड ना हो। एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, स्नैप्ड आउट मतलब बाहर निकालना। सो पोइट कह रहे हैं कि अगर ट्री को किल करना है तो हमें जो रूट्स है उन्हें रस्सी से टाइटली रोप से बांध के खींच के बाहर निकालना पड़ेगा जमीन के अंदर से, तभी ट्री किल हो पाएगा। Or pulled out entirely out from the earth cave and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. So further poet कह रहे हैं कि हमें या तो पूरी तरीके से एंटायरली उसे पुल आउट करना पड़ेगा, रूट्स जितनी ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैली हुई है उसे पूरा हमें बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। फ्रॉम द अर्थ केव, अर्थ केव मतलब केव इसलिए कहा गया है बिकॉज अर्थ अर्थ के अंदर, जमीन के अंदर डीप इनसाइड तक वो रूट्स फैली हुई है, तभी इतना बड़ा ट्री वो स्टैंड हो रहा है। सो पोइट कह रहे हैं कि हमें जो जड़ें हैं ट्री की, जो रूट्स है वो पूरी तरीके से पुल आउट करनी पड़ेगी। और जब हम ट्री की रूट्स निकालेंगे अर्थ के अंदर से, द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, तब क्या होगा, जो ट्री की स्ट्रेंथ है, जो ट्री की ताकत है, वो एक्सपोज हो जाएगी, वो हमें दिख जाएगी। बिकॉज अब तक रूट ज़मीन के अंदर है, वो विजिबल नहीं थी, लेकिन अब जब वो ट्री ज़मीन से बाहर निकलेगी तब क्या होगा, जो ट्री की ट्रू स्ट्रेंथ है वो एक्सपोज हो जाएगी, वो हमें दिख जाएगी। द सोर्स वाइट एंड वेट, अब सोर्स क्या होता है, सोर्स होता है किसी भी चीज़ का शुरुआत, ठीक है, किसी भी चीज़ की जो स्टार्ट होता है, शुरुआत होती है, वो होता है सोर्स। तो ट्री का सोर्स क्या है, ट्री का सोर्स है रूट्स। अब रूट्स कैसी है, वाइट एंड वेट, क्योंकि ये भी फ्रेश रूट्स है। फ्रेश रूट्स इन द सेंस, जब तक का रूट जमीन के अंदर है, मिट्टी के अंदर है, वो फ्रेश रहती है, वो अलाइव रहती है, तभी वो काम करती है, वो भी ड्राई नहीं हुई है, ठीक है। जब रूट ड्राई आउट हो जाएगी तब वो डेड होगी, लेकिन अभी जब तक का वो जमीन के अंदर है वो वाइट एंड वेट है। वाइट वाइटिश कलर की होती है और वेट होती है। वेट क्यों होती है, बिकॉज रूट्स हमेशा सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करती रहती है, इसलिए वो वाइट एंड वेट होती है। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, खुदा कह रहे हैं कि ऑल दो ट्री का सोर्स है रूट्स, बड़े बड़े ट्रीज को रूट होल्ड करके रखती है, लेकिन ट्री का सबसे सेंसिटिव पार्ट भी रूट्स होती है, जो कि सालों तक अर्थ के अंदर छुपी हुई होती है, ठीक है। पोएट कह रहे हैं कि सिर्फ ट्री को कट करने से वो किल नहीं होगा, उसे अगर किल करना है तो उसकी रूट्स निकालनी होगी। तो यहाँ पे पोएट जो हैं बता रहे हैं कि ट्री की स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रांग है, और अगर वो स्ट्रेंथ जब तक का नहीं निकलेगी तब तक का ट्री नहीं कटेगा। और ह्यूमन बींग्स इतने ज़्यादा इनह्यूमन नहीं हो सकते हैं कि इस तरीके से रूट्स को निकालें। और अगर रूट्स नहीं निकलेगी तो दोबारा से, क्योंकि जब तक का रूट ज़मीन में है, ठीक है, तब तक का ट्री अलाइव है, और फिर क्या होगा, फिर से न्यू ट्विग्स आ जाएगी, नई टहनियाँ, नए पत्ते आ जाएंगे ट्री पर। Then the matter of scorching and choking in the sun and air, browning, hardening, twisting, weathering, and then it is done. अब फर्दर कह रहे हैं कि अब पूरी तरीके से जब हम रूट्स को भी निकाल लेंगे और फिर ट्री को किल करने के लिए क्या होगा, देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग मीन्स टू प्रिवेंट द फॉरवर्ड मूवमेंट, किसी भी चीज़ को आगे बढ़ने से रोकना, उसको कहते हैं स्कॉर्चिंग। एंड चोकिंग, चोकिंग मतलब अनेबल टू ब्रीथ, दम घुटता है, सांस लेने नहीं आती, उसे कहते हैं चोकिंग। अभी पहले वर्ड्स, एक एक वर्ड के मीनिंग समझ लो, फिर मैं आपको स्टैंड से समझाऊंगी, ठीक है। स्कॉर्चिंग मीन्स प्रिवेंट द फॉरवर्ड मूवमेंट, किसी भी चीज़ को आगे बढ़ने से रोकना। तो यहाँ पे स्कॉर्चिंग का मतलब क्या हो रहा है एक्चुअली, क्या क्या डिग्निफाई कर रहा है, स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग बता रहा है कि जो रूट्स अर्थ के अंदर से निकाली जा रही है उसे पूरी तरीके से ड्राई करना है, सुखा देना है, ठीक है, तभी जो है वो दोबारा से अपरूटेड नहीं होगा। नहीं, अगर जब तक का वेट रहेगी तब तक का रूट्स एक्सपैंड होते रहेगी और वो अलाइव होती रहेगी। तो हमें रूट्स को मारना है तभी ट्री मरेगा। रूट्स को मारना है मतलब उसे स्कॉचिंग एंड चोकिंग करना होगा, दैट इज उसे आगे बढ़ने से रोकना होगा, उसे पूरी तरीके से ड्राई करना है, ठीक है। अब जब रूट्स
वेट है तब वो वाइट कलर की होगी। जब रूट्स बाहर निकल जाएगी, बाहर निकल के मतलब उसे सॉइल, उसे पानी नहीं मिल रहा है, तब वो क्या होगा, ड्राई हो जाएगी। और जब वो ड्राई हो जाएगी तो वो ब्राउन कलर में हो जाएगी। इन द सन एंड एयर, तो कहाँ पर कह रहे हैं कि वो कहाँ पर रखे इन्हें ड्राई आउट करना है? सन और एयर, जब तेज धूप रूट्स पे लगेगी, जब तेज हवा लगेगी, तब जो रूट्स है वो रूट्स मर जाएगी। ब्राउनिंग, हार्डनिंग। ब्राउनिंग मतलब क्या होगा? ब्राउनिंग मतलब ब्राउन कलर का हो रहा है। ऊपर की लाइन में हमने पढ़ा था वाइट एंड वेट, क्योंकि वो अलाइव थी। अब जब वो डेड हो रही है, जब उसे धूप की रोशनी में रखा गया है, तब वो क्या हो रही है, वो ब्राउन कलर की हो रही है। हार्डनिंग, जो रूट्स है वो हार्ड हो रही है, ड्राई हो रही है। ठीक है, पहले सॉफ्ट थी, वेट थी, अब ब्राउन हो रही है और हार्ड हो रही है। ट्विस्टिंग, वेदरिंग, विथरिंग। ट्विस्टिंग, ट्विस्ट मतलब पहले तो रूट्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंडेड थी, अब वो सूखने से क्या हो रहा है, सूखने से कंप्रेस्ड सी हो रही है, सिकुड़ रही है। सिकुड़ रही है तो जो रूट्स है, एक एक स्ट्राइप होती है रूट की, वो ट्विस्ट हो रहा है, वो आड़ा टेढ़ा मुड़ रहा है। विथरिंग, विथरिंग मीन्स मुरझा जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना। ठीक है, तो जो रूट्स है वो क्या हो रहा है, वो ट्विस्ट हो रही है, वो वितर हो रही है। एंड देन इट इज़ डन। और जब ऐसा होगा तब कहीं जाके ट्री कट होगा। तो पोइट ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम ह्यूमन बींग्स जो अभी तक ये सोचते आए हैं कि ट्री को हम कट कर रहे हैं, मतलब ट्री को हम मार रहे हैं, लेकिन ट्री को कट करना इतना ईजी नहीं है। बिकॉज जो ट्री है वो ट्री बना है सालों तक ज़मीन के अंदर से, अर्थ, सनलाइट, वाटर को एब्जॉर्ब करते हुए ट्री बड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हमें करना पड़ेगा अगर हमें ट्री को कट करना है। अगर हम सिंपली हैक एंड चॉप करेंगे तो भी ट्री नहीं होगा। अगर हम ट्री को सिर्फ ऊपर ऊपर से कट कर देंगे तो जो बार्क होगा वो दोबारा से हील होगा, जो ट्री जो कट गया है वो दोबारा से बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ज़मीन के पास से शुरू होगी नई नई लीव्स स्पाउट होना, नए नए टहनियाँ, नए नए ब्रांचेस बनना। ठीक है, और अगर उन्हें तब का तब फिर से नहीं काटा गया तो वो क्या होगा, वो ट्री दोबारा से अपने पहले के साइज में ग्रो हो जाएगा। सो ट्री को अगर कट करना है तो क्या करना होगा, उसकी जो रूट्स हैं, जो जड़ हैं, वो अर्थ के अंदर जो है उसे निकालना पड़ेगा। अगर आप देखोगे कि जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, पीपल ट्री है, नीम ट्री है, एप्पल ट्री है, मैंगो ट्री है, ये इतने बड़े हैं, लेकिन इनका सोर्स क्या है, इनका सोर्स है उनके रूट्स जो कि ज़मीन के अंदर हैं। और वो रूट्स ही हैं जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े ट्रीज स्टैंड हो रहे हैं। सो अगर ट्री को हमें किल करना है तो ऊपर से कट करेंगे तो ट्री वापस से बन जाएगा, बढ़ जाएगा वो वापस से। और उसके लिए ज़रूरी है कि उनकी रूट्स को निकालना पड़ेगा। रूट्स जो हैं, जो ज़मीन के अंदर हैं, रूट्स से ही ट्री को वाटर मिलता है। ठीक है, अब जब रूट्स अर्थ के अंदर हैं, वो रूट्स ट्री का सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी ट्री की रूट्स ही हैं। और वो वाइट और वेट है क्योंकि ज़मीन के अंदर है, वो ताज़ी हैं और पानी एब्जॉर्व कर रही है, इस वजह से वो वेट है। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट भी है ट्री का, जो कि अर्थ के अंदर छुपा हुआ है। ठीक है, और फिर अगर ट्री को हमें कट करना है तब क्या करना होगा, हमें रूट्स को बांध के ज़मीन से खींचकर बाहर निकालना पड़ेगा। उसे धूप और हवा में सूखने देना पड़ेगा। सूखने से क्या होगा, वो ब्राउन हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, मुरझा जाएगी। और उसके बाद जो है ट्री किल होगा। तो ट्री को किल करना है तो ट्री की रूट्स किल करनी पड़ेगी, ऊपर से ट्री के कट करने से ट्री किल नहीं होगा। So this was the poem given by K.V. Patel. So यहाँ पे पोइट कहीं ना कहीं ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर हम सोच रहे हैं कि हम ट्री को मार रहे हैं तो ट्री अपने आप में इतना स्ट्रांग है कि हमारी कट करने से ट्री नहीं मरेगा. So this was the poem. I hope it is clear to you all. If you have any doubt, you can just ask me.